अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा ख़्याल से अल्लाह के शुक्र से ईद आप लोगों की बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में सेकंड पार्ट है इस वीडियो का सेलुलर इंजरी और सेल अडाप्टेशंस की हम लोग बात कर रहे थे, उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ द अडाप्टेशन दैट इज़ नोन एज द एट्रॉफी। एट्रॉफी की हम लोग बात करेंगे जिसे हम लोग ज़ुबूल कहते हैं या हुज़ाल कहते हैं। वन मोर टर्म इज दैट इज नोन एज द ज़ुमूर, ज़्वाद मीम वाव रे ज़ुमूर। वन अदर टर्म इज द तसक्कुर। तो एट्रॉफी को हम लोग कई नामों से जानते हैं, ज़ुबूल कह सकते हैं, हुज़ाल कह सकते हैं, ज़ुमूर कह सकते हैं, तसक्कुर कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एट्रॉफी है क्या। अच्छा, इससे पहले चलिए हम लोग एक ब्रीफ बात कर लें कि हम लोगों ने जो बात की थी पिछले वीडियो में कि सेल जो है ये अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है। नॉर्मल फंक्शन देयर इज द स्टेट ऑफ द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के है वहाँ पर, यानी कि जो कुदरत ने सेल को बनाया है, पर्टिकुलर सेल को अलग स्ट्रक्चर दिया, अलग फंक्शन दिया, अलग तरह के स्ट्रक्चर और माहौल दिया है अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और दैट कंडीशन वहाँ पर जो स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम है, एतदाल का माहौल है, दैट इज नोन एज द होम्योस्टेसिस। जब ये होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होती है किसी वजह से, किसी तरह का कोई स्ट्रेस आता है या कोई फंक्शनल डिमांड में चेंज आता है, तो सेल सबसे पहले क्या करती है, ये अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। अडॉप्ट करने की कोशिश करती है, यानी अब उस जो माहौल यहाँ बदल रहा है उस माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करती है और वो अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। कई तरह के अडॉप्टेशन हम लोगों ने बात की थी। अगर सेल अडॉप्ट नहीं कर पाती है और ये स्ट्रेस जो है, ये स्ट्रेस माइल्ड है और ट्रांजिएंट है, तो उस क्या होता है कि अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, तो देयर इज द रिवर्सेबल सेल इंजरी। रिवर्सेबल सेल इंजरी होती है। और जब ये स्ट्रेस माइल्ड और ट्रांजिएंट स्ट्रेस, यानी माइल्ड है, ट्रांजिएंट है, जब ये दूर हो जाता है तो रिवर्सेबल सेल इंजरी में सेल फिर नॉर्मल सेल की तरफ लौट आती है और सेल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस जो है ये परसिस्टेंट है और ज़्यादा स्ट्रांग है, पोटेंट है, ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा टाइम के लिए है और वो है, तो देयर इज द इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी हो जा रही है। यानी अब सेल जो है वो अब नॉर्मल की सेल की तरफ लौटने का चांस खत्म और अल्टीमेटली देयर इज द सेल की डेथ हो जाती है। सेल बाद में हम लोग बात करेंगे डिटेल इसकी कि सेल डेथ दो तरह की है, तो ये सेल डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले सेल कोशिश करती है अडॉप्ट करने की। आप लोग जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं सेकंड पार्ट में, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि लिंक इसमें है, वो जा करके फर्स्ट पार्ट देख लें, जिससे उनका कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए कि सेल इंजरी और सेल अडॉप्टेशंस क्या हैं। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एट्रॉफी की। एट्रॉफी के तारीफ की अगर हम लोग बात करें, इसकी तारीफ की, एट्रॉफी है क्या, तारीफ, डेफिनेशन, व्हाट इज एट्रॉफी। एट्रॉफी इज ए एक्वायर्ड कंडीशन है। एक्वायर्ड कंडीशन का क्या मतलब कि इट इज नॉट बाय द बर्थ, ये बाद में हुई है, बर्थ के टाइम नॉर्मल है। एक्वायर्ड कंडीशन जिसमें क्या हो रहा है कि देयर इज द डिमिनिशन हो रहा है, किसमें, इन द साइज ऑफ ए fully developed organ or tissue। फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गन या टिश्यू जो है उसके साइज में डिमिनिशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, देयर मे बी द डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल और नंबर ऑफ द सेल और बोथ। ठीक है, बात समझ में आई कि व्हाट इज एट्रॉफी। एट्रॉफी इज द डिमिनिशन इन द साइज ऑफ अ फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल और नंबर ऑफ द सेल और बोथ। दोनों चीजें हो सकती हैं। मान लीजिए देयर इज ए ऑर्गन, एक कोई ऑर्गन है यहाँ पर या कोई टिश्यू है, ये ऑर्गन, इट ऑर्गन हैज ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, शेप एंड द साइज। तो this organ has a particular, मान लिया this has the shape like this and the size like this, और इसमें सेल जो है वो इस साइज के हैं। और इफ यू हैव, मान लीजिए नॉर्मली इफ यू हैव 1000 सेल, क्या हो रहा है, फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गन जो है वो साइज में किसी वजह से, देयर आर द सम स्ट्रेस, उसकी वजह से ये डिमिनिश हो गया साइज में।
तो साइज में डिमिनिश क्यों हुआ कि देयर में बी द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स, 1000 सेल्स है उससे कम हो जाए, एंड देयर इज द डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल. Is it clear? There is one term that is known as the hypoplasia. Hypoplasia. Hypoplasia में क्या हो रहा है कि there is a developmentally there is a small organ. Organ is normal, it is something but it is a small organ. एक और term है that is the agenesis. Agenesis. Agenesis में क्या हो रहा है कि there is a development, देखा there is a only rudimentary structure. Rudimentary structure. There is only a rudimentary structure. You cannot recognize by this structure कि what the particular organ is. So that is the agenesis. When the failure of the development सिर्फ rudimentary है, that is the agenesis. और by birth जो है ये जो डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, हाइपोप्लेजिया है, एट्रॉफी जब भी होगी तो ऑर्गन जो है वो फुल्ली डेवलप होगा और फुल्ली डेवलप होने के बाद उसके साइज में डिमिनिशन होगा, एंड दैट डिमिनिशन मे बी ड्यू टू द decrease in the size of the cell or decrease in the number of the cell or both. I think now the definition is very much clear. अब हम लोग बात करेंगे इसके असबाब की, etiology की. What are the etiology of the etiology of this यानी असबाब जो है इसके क्या हैं असबाब ऑफ दिस एट्रॉफी, जुबूल या हुजाल के असबाब क्या हैं? तो etiology यानी दो तरह के हैं. वन इज द physiological atrophy, and another is the pathological. One is the physiological atrophy and another pathological. Physiological को हम लोग कहते हैं हुजाल तबई, और इसको हम लोग कहते हैं हुजाल मर्जी या गैर तबई. तो हुजाल तबई हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, अब पैथोलॉजिकल हो सकता है. ठीक है, इट इज क्लियर अप टू दिस लेवल. तो हम लोग बात कर रहे थे फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी की. तो व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी? हुजाल तबई क्या होता है कि देयर आर इन सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ इट हैपेंस इनटू द ऑल इंडिविजुअल्स. इंट्रायूटराइन लाइफ में कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जब डिलीवरी के बाद उनका इस्तेमाल नहीं हो जो रह जाता है तो वो एट्रॉफिड हो जाते हैं, या सर्टेन पीरियड ऑफ द लाइफ में जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं कुछ चीज़ें धीरे धीरे उसका इस्तेमाल कम होता है तो वो एट्रॉफिड हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ डक्टस आर्टेरियोसस जो पल्मोनरी आर्टरी को एओर्टा से जोड़ती है इन द फीटस. डिलीवरी के यानी जब एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं रह जाता तो ये एट्रॉफिड हो जाती है. इसी तरह से एट्रॉफिड ऑफ द लिम्फाइड टिश्यू विद द एज. देखिए जो लिम्फाइड टिश्यूज़ हैं अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ, जो हमारी पेडियाटिक लाइफ है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है लिम्फाइड टिश्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, एट्रॉफिड हो जाती हैं. एट्रॉफी ऑफ द थाइमस एट द प्यूबर्टी. हमको मालूम है कि थाइमस जो है वो जैसे जैसे एज बढ़ रही धीरे धीरे थाइमस जो है वो एट्रॉफिड हो जाता है, उसका फंक्शन खत्म हो जाता है. एट्रॉफी ऑफ द गोनेड्स आफ्टर मीनोपाज. मीनोपाज के बाद देखिए साइज ऑफ द ओवरी रिड्यूस हो जाती है. इसी तरह आफ्टर मीनोपाज जो साइज ऑफ द यूटरस है, यूटरस एंड द फीमेल ब्रेस्ट एंड द यूटरस, इसकी साइज भी जो है रिड्यूस हो जाती है, तो एट्रॉफिड हो जाती है. इसी तरह से एट्रॉफी ऑफ द ब्रेन विद द एजिंग. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ब्रेन जो है वो एट्रॉफिड हो जाता है, तो हमारी जो देखिए मेमोरी हमारी कम हो जाती है, थिंकिंग पावर कम हो जाती है, जो सोचने समझने की सलाहियत तो थोड़ी एज बढ़ने के साथ धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है. दैट इज द नॉर्मल फिनोमेना, नॉर्मली होता है. ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, जो बोन ट्यूबिकुलाई है वो घटते हैं और उसकी वजह से एजिंग की वजह से बोन जो है वीक हो जाती हैं. तो दीज आर द फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी जो नॉर्मल है सबके साथ होती है हर इंडिविजुअल का. वन मोर थिंग, वन इंपॉर्टेंट इज इट यूटरस आफ्टर पार्ट्यूरेशन. यूटरस आफ्टर पार्ट्यूरेशन. व्हाट इज द पार्ट्यूरेशन? Parturition is the childbirth. The process of the childbirth is known as the parturition. तो चाइल्ड बर्थ के बाद यूटरस जो है उसमें भी एट्रॉफी होती है. होता क्या है कि दिस इज द नॉर्मल, यू थिंक सपोज दिस इज द नॉर्मल यूटरस. व्हेन द लेडी इज प्रेग्नेंट द यूटरस इंक्रीज, इसकी साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और आफ्टर द डिलीवरी द यूटरस कम्स नॉर्मल. तो या जो साइज बढ़ती है हम लोग बात करेंगे आगे, ये हाइपरट्रॉफी होती है और हाइपरप्लेजिया होती है. उसकी वजह से यूटरस की साइज बढ़ती है, और जब
पार्चुरेशन यानी आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो यूट्रस जो है फिर नॉर्मल अपने साइज पे लौट आता है। तो दिस इज आल्सो यूट्रस आफ्टर पार्चुरेशन इज आल्सो an example of this physiological atrophy. So this is all about the physiological atrophy. समझ गए? Physiologically it happens in every individual at the different stage of the life. इसके अब आगे हम लोग बात करेंगे पैथोलॉजिकल एट्रॉफी की। तो हम लोगों ने फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी की बात कर ली, हम लोग बात करेंगे पैथोलॉजिकल एट्रॉफी की, जिसे हम लोग हुज़ाल मर्जी या हुज़ाल गैर तबई कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, आइए देखें क्या क्या है। पहली चीज़ है एट्रॉफी ऑफ द स्टारवेशन, जिसे हम लोग कहते हैं फाका कशी की वजह से हुज़ाल, यानी जो फूड जो है वो मिल नहीं रहा है या किसी वजह से फूड तो है लेकिन उसे आदमी खा नहीं सकता है। देयर इज़ द डिप्रीवेशन ऑफ द फूड, या फूड है जैसे लीजन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एक आदमी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का कार्सिनोमा हो गया तो फूड तो है वो खा नहीं पा रहा है। या देयर इज ए कंडीशन दैट इज नोन एज द एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। दिस इज द कंडीशन जिसमें भूख जो मतलब खाने की तरफ से बिल्कुल ख्वाहिश नहीं, आदमी खाने से डरता है, स्पेशली इन द यंग फीमेल। ऐसा दिमाग में आ जाता है खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो खाना से बिल्कुल जो है फूड की तरफ बिल्कुल रगबत नहीं है। तो होता क्या है कि जो आपका स्टोर्ड मटेरियल है, पहले कार्बोहाइड्रेट खत्म हुआ, फिर फैट खत्म हुआ, फिर प्रोटीन खत्म हुआ, उसकी वजह से मसल की वेस्टिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। देर इज द प्रोफाउंड इमिसिएशन, यानी बिल्कुल दुबलापन हो जाता है, बॉडी बिल्कुल दुबली हो जाती है। एंड व्हेन देर इज द जनरलाइज वेस्टिंग ऑफ द मसल, दैट कंडीशन इज नोन एज द कैकेक्सिया। कैकेक्सिया जिसे हुज़ाल कहते हैं, दुबलापन कहते हैं, जिसे हम लोग ने जो पढ़ा था ओल्ड में कि जब जो है वो अमराज मकदार होता है, वॉल्यूम बॉडी का कम होता है और जनरलाइज होता है पूरी बॉडी में होता है, तो देयर इज द जनरलाइज वेस्टिंग ऑफ द मसल, दैट कंडीशन इज नोन एज द कैकेक्सिया। तो स्टारवेशन यानी किसी वजह से फूड मिल नहीं रहा है या फूड हम खा नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी दुबली हो जाती है, जनरलाइज वेस्टिंग है, दैट कंडीशन इज नोन एज द कैकेक्सिया। दूसरी चीज है डिसयूज एट्रॉफी, फेली सरगर्मियों की कमी की वजह से जुबूल। डिसयूज यानी कोई पार्ट अगर बॉडी का हम कुछ दिनों तक यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है कि वो कंपैरेटिवली दूसरे पार्ट के, उस पार्ट के बॉडी की मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं और मसल्स जो है वो कम हो जाती हैं। देयर मे बी द एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, हेमीप्लेजिया हो सकती है, या देयर में भी द फ्रैक्चर। एक कभी आपने देखा होगा किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया तो वहां पर क्या हुआ, प्लास्टर बन गया, और जब 8 हफ्ते 10 हफ्ते के बाद प्लास्टर हुआ खुला तो वो पार्ट जो है वो दूसरे पैर के मुकाबले में वो पैर दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है, तो एट्रॉफी हो जाती है। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद जब वो यूज में आएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा, तो दैट कंडीशन इज नोन एज द डिसयूज एट्रॉफी। इज इट क्लियर? द थर्ड थिंग इज द प्रेशर एट्रॉफी, तसक्कुर बावजह दबाव। किसी आर्गन पे अगर किसी और वजह से एब नॉर्मल प्रेशर पड़ रहा है तो ड्यू टू दैट वेरी प्रेशर वो आर्गन थोड़ा श्रिंकेज हो जाता है, थोड़ा एट्रॉफिड होता है, डिमिनिश्ड हो जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज द दिस प्रेशर एट्रॉफी। तो देयर में भी द ग्रॉस ड्यू टू द ग्रॉस एनाटॉमिकल चेंजेस। कैसे हो सकता है, इंडार्ज ट्यूमर हो, कहीं बड़ा एक ट्यूमर आ गया किसी पार्ट को दबा रहा है तो उसकी वजह से वहाँ एट्रॉफी हो सकती है। देयर में भी द एनोरिज्मल डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल, एनोरिज्मा है जिसमें हम लोग पता है डायलेट हो जाता है परमानेंटली, उसकी वजह से प्रेशर हो सकता है। डिफॉर्मिटीज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम हो सकता है, किसी वजह से डिफॉर्मिटी हुई और एब नॉर्मल प्रेशर कहीं पर क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से अगर कोई पार्ट अपने साइज में छोटा होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज द प्रेशर एट्रॉफी। तो हम लोग बात कर रहे हैं पैथोलॉजिकल एट्रॉफी की। नेक्स्ट टाइप ऑफ द पैथोलॉजिकल एट्रॉफी इज नोन एज द वैस्कुलर एट्रॉफी, तसग्गुर बावजह उरूक दमिया या तसग्गुर उरूक दमिया। व्हाट इज द वैस्कुलर एट्रॉफी? क्या हो रहा है कि इफ द ब्लड सप्लाई ऑफ अ आर्गन इज रिड्यूस्ड एट द क्रिटिकल लेवल, एक लेवल तक अगर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जा रही है तो वो आर्गन जो है वो छोटा हो जा रहा है, साइज में एट्रॉफिड हो जा रही है, स्पेशली सीन इन द ब्रेन एंड द किडनीज। मान लीजिए देखिए ये एओर्टा है, इट इज द एओर्टा, और एओर्टा से ये रीनल आर्टरीज आ रही है, देयर द किडनी,
और इस दूसरी जो आर्टरी आ रही है यहाँ पर जो है कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई तो ये ब्लड सप्लाई जो है इस वाली किडनी की थोड़ी कम हो गई। तो क्या होगा, जब ब्लड सप्लाई कम हो गई, ब्लड सप्लाई, तो ये वाली किडनी जो है ये साइज में थोड़ी डिमिनिश्ड हो गई, एट्रोफीड हो गई। तो दिस टाइप ऑफ द वैस्कुलर एट्रोफी, दिस टाइप ऑफ द एट्रोफी व्हेन द ब्लड सप्लाई इज रिड्यूस्ड, इट इज नोन एज द वैस्कुलर एट्रोफी और इट इज आल्सो नोन एज द इस्चेमिक एट्रोफी। इज इट क्लियर? वन द एंडोक्राइन एट्रोफी, ज़ुमूर गुदुद बेनालका या हुजाल गुदुद बेनालका, एंडोक्राइन एट्रोफी। हमें पता है कि देयर आर द सर्टेन ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो उनका जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो डिपेंडेंट है, वो मेंटेन करने के लिए उनको ट्रॉफिक इम्पल्सेस चाहिए फ्रॉम द एंडोक्राइन। फॉर एग्जांपल देयर इज अ ग्लैंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नोन एज द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड कई तरह के हार्मोन रिलीज करती है और वो ट्रॉफिक हार्मोन्स आते हैं। फॉर एग्जांपल द ACTH कम्स और उस किस पे इफेक्ट कर रहा है, एड्रीनल पे। इसके अलावा TSH रिलीज करती है जो हमारे थायराइड पे कर रहा है। इसके अलावा गोनेड्स पे काम कर रहा है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी में अगर किसी वजह से कोई खराबी होती है, पिट्यूटरी का कोई हाइपोफंक्शन होता है, तो ये हार्मोन जो है ये डिमिनिश्ड हो जाते हैं। और जब ये हार्मोन डिमिनिश्ड हो जाते हैं तो ये ऑर्गन, एड्रीनल, थायराइड और गोनेड्स, जो डिपेंडेंट हैं अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए ऑन दैट पर्टिकुलर पिट्यूटरी हार्मोन, तो उनके अंदर डिमिनिशन होता है और उनके अंदर एट्रोफी होती है। दैट टाइप ऑफ द एट्रोफी इज नोन एज द endocrine atrophy. Is it clear? Next one is the neuropathic atrophy. हुजाल अमराज़े असबी, किसी पार्ट में अगर मोटर नर्व जो है वो इम्पल्सेस उसके कम हो रहे हैं किसी वजह से, तो वो पार्ट जो है उसमें एट्रोफी हो जाती है। दैट एट्रोफी इज नोन एज द न्यूरोपैथिक एट्रोफी। द पोलियो में आपने देखा कि लिम्ब जो है वो वीक हो जा रहा है, तो मसल इज नॉर्मल बट द जो नर्व सप्लाई है, वहाँ नर्व है उसमें प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से वो पार्ट एट्रोफीड हो जा रहा है, दुबला हो जा रहा है। दैट कंडीशन इज नोन एज द न्यूरोपैथिक एट्रोफी, हुजाल अमराज़े असबी। वन मोर टाइप इज द इडियोपैथिक एट्रोफी। इडियोपैथिक हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी चीज का कोई काज पता नहीं चलता है तो दैट डिजीज इज नोन एज द इडियोपैथिक। तो एट्रोफी भी एक ऐसी है, किस तरह की हो सकती हैं कि जिसमें एट्रोफी तो हो रही है बट द काज इज नॉट नोन, दैट इज द सर्टेन टाइप ऑफ द मायोपैथीज। So there are the certain types of myopathies when the cause of that atrophy is not known, that is known as the idiopathic atrophy. So these were the different type of the pathological atrophy. So we have talked about the this definition और उसके जो टाइप्स थे हम लोगों ने बात की, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द एट्रोफी, हुजाल का मैकेनिया। व्हाट इज द मैकेनिज्म, क्यों बॉडी एट्रोफी हो जा रही है? देखिए, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस एट्रोफी इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, बट इट इज सपोज दैट देयर इज द इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड द प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जा रही है और प्रोटीन डिग्रेडेशन जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। In the cell there is a system that is known as the ubiquitin potassium pathway, जो प्रोटीन मेनली जो बॉडी की अननीडेड प्रोटीन है उसको डिग्रेड करती है। यूबिक्विटिन एक तरह की स्मॉल प्रोटीन होती है जो पाई जाती है सारे सेल्स में, और ये दूसरी प्रोटीन को रेगुलेट करती है। पोटेशियम एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो प्रोटीन डिग्रेडेशन करता है। तो जो प्रोटीन डिग्रेड होनी होती है वो पहले यूबिक्विटिन के साथ मिलकर कंजुगेट करती है और उसके बाद वो पोटेशियम में जाता है और पोटेशियम जो है उसको डिग्रेड करता है। तो ये कहा जाता है कि ये जो पाथवे है तो प्रोटीन डिग्रेडेशन किसी वजह से बढ़ जाता है, दिस पाथवे इज एक्सेलरेटेड। तो उसकी वजह से बॉडी में जो है वो प्रोफाउंड वेस्टिंग होती है मसल्स की और कैकेक्सिया होती है, जैसे कैंसर कैकेक्सिया में। तो दिस इज द मैकेनिज्म। बिग आपको समझना ये है
कि एट्रॉफी क्यों हो रही है? द बैलेंस बिटवीन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन डिग्रेडेशन इज डिस्टर्ब एंड देयर इज द इंक्रीज protein degradation and there is the decreased protein synthesis, there is the wasting, और उसकी वजह से ये ऑर्गन या टिश्यू जो है वो छोटा हो रहा है, डिमिनिश्ड हो रहा है. दिस इज द मैकेनिज्म. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. साख्ती तब्दीलियाँ जब एट्रॉफी हो रही है तो व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स? कई बार इसको पैथोलॉजिकल फीचर्स भी कहते हैं. पैथोलॉजिकल फीचर्स, पैथोलॉजिकल यानी माहियतुल मर्जी तब्दीलियाँ कहते हैं. कई बार एग्जाम में पूछा जाता है माहियतुल मर्जी तब्दीलियाँ. तो कई बार पूछते हैं साख्ती तब्दीलियाँ बताइए, कई बार पूछते हैं माहियतुल मर्जी तब्दीलियाँ. दोनों का मतलब एक ही है. क्या हो रहा है कि वट एवर द काज ऑफ द एट्रॉफी, द काज में बी डिफरेंट. इट मे बी द वैस्कुलर, इट मे बी द न्यूरोपैथिक, इट मे बी द डिसयूज, इट मे बी द डिप्राइवेशन ऑफ द फूड. वट एवर द काज, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज द सेम. द ऑर्गन इज एट्रॉफीड एंड ऑफन श्रंकन. क्यों हो रहा है? बिकॉज ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स. जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसमें रिडक्शन हो रहा है. दैट ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, मायोफिलामेंट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और उसकी वजह से साइज ऑफ द सेल जो है वो डिमिनिश्ड हो जा रही है एंड द ऑर्गन इज एट्रॉफीड. There is one special type of atrophy that is known as the brown atrophy. Brown atrophy. इसमें क्या हो रहा है कि जिस पार्ट में एट्रॉफी हो रही है वो जो है जिस पार्ट में एट्रॉफी हो रही है वो ऑर्गन जो है वो ब्राउन पिगमेंट, ब्राउनिश दिखता है. क्यों हो रहा है कि देयर इज द डिपोजिशन ऑफ ए पिगमेंट दैट इज नोन एज द लाइपोफ्यूजन. लाइपोफ्यूजन एक पिगमेंट है, अनडाइजेस्टेड लिपिड मटेरियल है जो उन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में डिपॉजिट हो जा रहा है न्यूक्लियस के दोनों पोल की तरफ. जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो दैट ऑर्गन लुक्स लाइक ब्राउनिश. सो दैट टाइप ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ द एट्रॉफी इज नोन एज द ब्राउन एट्रॉफी. कॉमनली जो है वो सेनिलिटी में यानी एज बढ़ने के साथ साथ जो है वो देखने को मिलती है. एंड द कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन आर द हार्ट एंड लीवर. यहां पर देखने को मिलती है. तो दैट स्पेशल टाइप ऑफ द एट्रॉफी इज नोन एज द ब्राउन एट्रॉफी. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एट्रॉफी. हम लोगों ने बात कर ली कि एट्रॉफी क्या होती है, उसकी डिफिनीशन क्या है, उसकी इटियोलॉजी क्या है, उसके डिफरेंट अकसाम यानी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल की बात की. फिर हम लोग ने वेरी इंपॉर्टेंटली उसके मैकेनिज्म की बात की और फिर हम लोगों ने बात की कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या है. मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, ज़रूर पसंद आएगा. आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. और अभी तक मैंने ये देखा है कि जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें से तकरीबन 50% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप खुद चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से, अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए. आज के इस वीडियो में बस इतना ही. इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी इसके अगले पार्ट के साथ. उसमें हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया की. तब तक के लिए खुश रहिए, खूब पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए.